सीएन न्यूज़ के स्पेशल टॉक में आपका खैर मकदम है। मैं शाकिर कुछ है। आज जिन शख्सियत से परिचय कराने जा रहा हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, रियासत जम्मू कश्मीर के भारत देश में इनके नाम और काम से जाना जाते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया सेंटर अर्बन रूरल डेवलपमेंट के सरपरस्त आला राबिया बाजी जी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी रहे हैं पार्लियामेंट के। राबिया जी, आपका खैर मकदम है सीएन न्यूज़। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और तालीम का जो सिलसिला वो कहाँ तक हुआ? मेरी पैदाइश अजमेर में हुई और तालीम मेरी दिल्ली में हुई और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली में हुई और फैमिली मेरी वहीं पे थी। तो अजमेर से अब दिल्ली आए और दिल्ली से कश्मीर का कैसे सिलसिला, और आप कश्मीर पंडित फैमिली से थी तो कैसे इस्लाम में आपने शमूलियत की? मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एजुकेशन सेक्टर में थे और वो अजमेर में चेयरमैन थे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के। तो वहाँ वो 45 इयर्स अजमेर में ही रहे, राजस्थान में उन्होंने सर्व किया, तो वहीं पे मेरी पैदाइश हुई। बट बिकॉज मेरे डैडी जो थे वो इंजीनियर थे और वो दिल्ली में सर्व करते थे, तो मैं पली बड़ी दिल्ली में, तो पढ़ाई भी मेरी वहीं हुई और सारा मेरा जो सिलसिला पढ़ने का था, एकेडमी का था, वो वहीं हुआ। आपका सवाल ये है कि फिर इस्लाम में कैसे मैंने शमूलियत की, तो वो था सन 1998 था, 98-99 जब मैं श्रीनगर आई। मैं उन दिनों ऑल इंडिया NSUI की जनरल सेक्रेटरी होती थी ऑल इंडिया लेवल पर। तो तब मुझे दिल्ली से कहा गया था कि आप यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर NSUI का जो विंग है उसको देखिए और उसको मॉनिटर करने जाइए। तो तब मैं 3 महीने के लिए श्रीनगर आई थी और तब उस वक़्त यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे शफी कुरैशी साहब और रफ़ीक सादिक हुआ करते थे जनरल सेक्रेटरी। तो उन दिनों मैंने यहाँ यूथ के साथ इंटरेक्शन किया। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात एक फ़कीर खुदा से हुई, एक आला दर्जे के फ़कीर थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्हीं की मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिस चीज़ ने मुझको काफ़ी मुतासिर किया और जिसकी वजह से मैंने 89 में ईमान लाया। तो सोशल सर्विस का शौक़ कब पैदा हुआ? वही मैंने कहा, मैं 85 से इस फील्ड में हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स बेसिकली। अब मैंने जो ही कॉलेज ज्वाइन किया तो तब देखा जाए तो स्कूल डेज़ में ही मैं काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें ड्रामा, डिबेट्स, इंटरेक्शन, स्कूल इंटरेक्शन में रहती थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी फिर ड्रग्स के खिलाफ और इन सब चीज़ों के खिलाफ काफ़ी काम किया। तो तब से ही ये रहा जहन कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को कुछ देना है, क्योंकि हम जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो खाली अपने लिए नहीं जिंदा रहते। सब लोग अपने लिए जिंदा रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मगर कुछ ऐसे हम जैसे पागल भी होते हैं जो कौम के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, जो कौम को कुछ देना चाहते हैं। तो बस वही एक चीज़ थी, तभी उसी वजह से कि चाहती थी कि हाँ, अपने हाथ से कुछ, किसी को भी अगर मामूली सी भी राहत मिल जाए तो शायद आखिरत में उस चीज़ का फैज़ हासिल होके अल्लाह ताला रहम करेगा। कश्मीर क्यों चुना आपने सोशल सर्विस के लिए? कश्मीर क्यों चुना? कश्मीर इसलिए चुना कि वो मेरे वजूद का एक हिस्सा है, मेरी पैदाइश है, मेरे रूट्स हैं। मेरा जिसे कहते हैं इंसान सारी दुनिया घूम ले, लास्ट में अपने घर आता है। बस वही एक रीज़न रहा कि सारी दुनिया घूमने के बाद अपना घर याद आ गया। तो पिछली बार आपने पार्लियामेंट चुनाव भी लड़ा जी। आपके अपोजिट बहुत सारे बहुत बड़े जो शख्सियतें थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के तारिक अहमद कारा भी थे जी थे। तो क्या था मन में? एक्चुअली जब 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो तब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने का कोई मेरे दिमाग जहन में था नहीं।
मगर उन दिनों एक इशू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ, खासकर मीडिया में। वो था सुभारती, जो मेरठ के अंदर वो 67 बच्चों को जो निकाला गया। मगर उस वक्त क्या हुआ कि सब ने पॉलिटिकली उस इशू को बहुत भुना, मगर उन बच्चों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, यहाँ तक कि ब्रिटेन से और पाकिस्तान से तक स्टेटमेंट्स आ गए, मगर उन फिजिकली प्रैक्टिकली उनकी मदद के लिए कोई नहीं आगे आया। तो जब, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए मैंने बहुत मदद करने की कोशिश की, मैं वहाँ गई, वहाँ यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट किया, वाइस चांसलर से, चेयरमैन से इंटरेक्ट करके वो मामला वहीं का वहीं रफा दफा कराया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ एक नई सोच के फुकदान की जरूरत है और लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से एक आम आदमी की बात सुनी जा सके, एक आम आदमी को रफाकत दे जा सके। उस वजह से मैंने इलेक्शन में कदम डाला और खाली 20 दिन की कन्वेंसिंग की और उसी लिए इलेक्शन में आई। कांग्रेस में भी आप बहुत साल रहे, तो कांग्रेस की सीट पे भी आप लड़ सकते थे, आपने इंडिपेंडेंटली क्यों? देखिए, फिर वही हो गई ना, कांग्रेस की सीट पे अगर मैं लड़ती तो मैं किसी एक सोच को लेकर फिर लड़ती, उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मुझे लड़ना पड़ता। मगर मैं एक आम आदमी की सोच के लिए लड़ना चाहती थी। मैंने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया वो एक आम आदमी के लिए, कि रास्ते से भी कोई भी उठ के आ जाए उसकी मदद हो जाए। उसके लिए ये ना कहा जाए अभी साहब बिजी हैं, जो आमतौर यहाँ होता है, या अच्छा कहना शुरू परवाह, काम हो जाएगा, मगर फिर होता नहीं है। तो ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि ना, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां एक आम आदमी भी आए, मिले, बात करे और उनकी मदद की जा सके। केजरीवाल के तरीके से मैं नहीं कह सकती केजरीवाल का तरीका, मैं किसी के साथ कोरिलेट नहीं करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी, मैंने जो ये तंजीम बनाई है, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी हमने लॉन्च की, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि हम शरीयत को साथ लेकर और लोगों के मफादात को साथ लेकर चलें। हम ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिसमें लोगों के ईमान के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि आखिर में जाके इंसान का ईमान ही उसके साथ जाता है। तो मैं किसी को अपने साथ ऐसे नहीं जोड़ना चाहती हूँ, या बेशक मेरी तंजीम छोटी रह जाए, मुझे उसका दुख नहीं होगा, मगर मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी तंजीम में कोई एक ऐसा आदमी आए जिसको अपने ईमान से गिरना पड़े। ऐसा नहीं, क्योंकि दीन को कबूल करने के बाद मैंने एक चीज़ पढ़ी और सीखी है कि जितना अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी होगी उससे ज़्यादा ना आपको मिल सकता है, ना उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ कोई दे सकता है। जब वो चीज़ है, और जब अल्लाह सुब्हाना ताला खुद फरमाते हैं कि मैं हर एक को रिज़्क भेजता हूँ, मगर साथ में 2 रास्ते भेजता हूँ, हलाल और हराम के। जब उसने उस चीज़ से साफ जाहिर होता है, अगर उसने किसी को कुछ भेजना है वो उतना ही भेजेगा, मगर साथ हलाल और हराम। तो इसका मतलब अगर रिज़्क हलाल वो मुझे भेज रहा है, मैं खुद उसको हराम बना रही हूँ अगर मैं गलत रास्ता उठाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने साथ जितने भी लोगों को जोड़ रही हूँ या जोड़ना चाहती हूँ, या जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं यही बोलती हूँ कि हम ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी वादा, ऐसी कोई भी बात नहीं करें जिससे किसी को धोखा लगे या किसी के ईमान के साथ खिलवाड़ हो। 2014 में सैलाब आया जी, तालीमी याफ्ता इदारों में बहुत सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई जी, तो बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने के जी। लिए, और बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है वहाँ से पे। होती हैं। तो क्या वजूहात है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हमने अपनी तरफ से काफ़ी, अपनी तंजीम की तरफ से काफ़ी कोशिश की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सके कि जहाँ एक आम बच्चा भी आकर हमसे कांटेक्ट कर सके और हम उनकी वहाँ मदद कर सकें। क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से दिल्ली में भी थोड़ी बहुत ऐसी जान पहचान है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी बात सुनी लेती है, और कश्मीर के अंदर भी ऐसा है कि हाँ, तो हम चाहते हैं कि हाँ, वही वजह है कि अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ था नहीं कि जहाँ एक कॉमन बच्चा बिना किसी बात के, बिना किसी प्रॉब्लम के जाए, अपनी बात सुना पाए। तो उसी वजह से उनको कोई बैकअप नहीं मिलता था। मगर अब माशाल्लाह हम लोगों ने काफ़ी टाइम से इसी चीज़ पर काम किया है, और हम एटलीस्ट जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं
उनको ये है कि उनको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई इशू होता है, तो इमीडिएटली वो अगर इशू मेरे तक पहुंचता है तो हम उसको जिस भी लेवल पे उसको सॉल्व करना हो उस लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। MHRD के हवाले से हम बात करेंगे तो यहाँ से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बाहर जाते हैं, मगर उनको स्कीम्स वहाँ पे फराहम नहीं होती है, कॉलेज के बाहर पुलिस की मारे खानी पड़ती है। सही बात है। तो आखिर क्या वजूहात है? उसकी वजूहात ये है कि देखिए, जो MHRD की स्कीम थी उसका एक पर्टिकुलर गाइडलाइन था और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही बच्चों को बाहर जाना था। मगर बदकिस्मती से हमारे, जब मैंने 2012 में इस स्कीम को रिवाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया, उसमें मेरी बहुत सारी मदद की। उन दिनों के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र होते थे मिस्टर TK नायर साहब, उन्होंने बहुत मदद की और उनकी मदद से मैंने इस स्कीम को दिल्ली से रिवाइज करके लाया। मगर जब स्कीम कश्मीर में आई तो कुछ ऐसी एजेंसी सामने आ गई जिन्होंने बच्चों को अंधाधुंध भेजना शुरू किया। ये नहीं देखा कि क्या ये गाइडलाइन में आ रहे हैं, क्या इनकी वो परसेंटेज है कि ये बच्चा स्कॉलरशिप में पास हो जाएगा, क्योंकि इस स्कॉलरशिप की गाइडलाइन में साफ तौर से लिखा था कि 250 सीटें बीटेक के लिए हैं, 250 सीटें मेडिकल सीट्स है और 4500 सीटें जनरल कोर्सेज के लिए हैं। मगर इन्होंने अंधाधुंध 55% मार्क्स वाले बच्चे को भी बीटेक ऑफर कर दी और जिसका कारण ये रहा कि वो बच्चे सारे बाउंस हो गए और उसी की वजह से वो बच्चों ने धक्के खाए। उसके बाद जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने बहुत उसमें स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, टेकअप किए इश्यूज, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि ये बच्चा किसी के भी जरिए गया होता, मगर बच्चा जम्मू कश्मीर का था। इस वजह से काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद तो 2012-13 में फिर हमने 4500 बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाई। दूसरी जानब से भी जाएंगे तो बच्चा जो यहाँ का कश्मीर का बच्चा है, यूथ है, वो बाहर हिंदुस्तान के पूरे भारत देश में जहाँ भी कहीं भी कॉलेज है वहाँ पे बच्चा पढ़ने जाता है, वो अनसेफ क्यों महसूस करता है? अनसेफ वो इसलिए महसूस करता है कि उसका रीज़न ये है कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है वो एक अलग माइंडसेट से बना, अलग उसकी अपब्रिंगिंग है, अलग उसका माइंडसेट है। हिंदुस्तान के अंदर एक अलग माइंडसेट है, मगर गलती ना वो बच्चे पे है और ना ही उसमें बेसिकली क्या होता है, दो सोच का टकराव हो जाता है। जब दो सोचों का टकराव होता है तो मामला बिगड़ जाता है। तो उस जगह पर जरूरत थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से दोनों सोचों को बैलेंस किया जा सके, उनकी बात भी सुनी जा सके और आगे तरीके से पेश की जा सके, इनकी बात भी सुनी जा सके और आगे तरीके से पेश की जा सके। उस चीज की जरूरत थी, उस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती थी सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी थे जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट, उनका रोल था। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट हर जगह हो, बेशक वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि वो हर जगह हो। मगर हाँ, ये पॉसिबल है कि सोशल एक्टिविस्ट हर जगह हो। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बड़गाम इलाका का कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उस बड़गाम इलाके में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे उस तक पहुंच सकते हैं, वो वहां उनका प्रॉब्लम टेकअप कर सकता है। हमने भी एक पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई थी जिसमें हमारा पर्पस ही ये था कि अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हमें इन्फॉर्म कर दे, बेशक थ्रू मेल इन्फॉर्म करे, बेशक थ्रू व्हाट्सएप इन्फॉर्म करे या फोन करके इन्फॉर्म करे या खुद आ जाए, उनके पेरेंट्स आ जाए, तो हम उन इश्यूज को टेकअप करके उन बच्चों को वो सेफ पैसेज या सेफ साइड या उनको एक कॉन्फिडेंस दे सके कि नहीं, देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ देम। आपको नहीं लगता कि ये आजकल कश्मीर में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है एमएचआर के हवाले से? हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस। आई थिंक पिछले साल आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो कुछ कंसल्टेंसी वाले आपके पास आए थे लड़ाई करने के लिए, तो क्या वजूहात थी? क्योंकि मैं उसका रीजन ये था कि देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये स्कीम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से आई है एज ए CBM फॉर द पीस प्रोसेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए आई है, वो एज इट इज बच्चों तक पहुंच जाए। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई बीच में मीडिएटर आ जाए कि भैया ये सीट है, इसमें आपको इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, हमें ये दे दीजिए। क्योंकि किसी का भी
एक्सेस नेक्सेस MHRD में नहीं है ऐसा कि किसी को कोई स्कॉलरशिप दिला। वहां एक ही क्राइटेरिया है, आपकी परसेंटेज और आपका इनकम प्रूफ और आपकी डोमिसाइल और आपके 12th के मार्क्स कार्ड, यही उसका क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का। अब बदकिस्मती थी कि कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स थे जो लोगों को ये बता रहे थे कि हम आपको करा देंगे स्कॉलरशिप, जिसके खिलाफ मैं हमेशा शुरू से रही। मैं हमेशा शुरू से बच्चों से ये कहती रही कि नहीं, किसी का इसमें अमल दखल नहीं है, आपकी परसेंटेज अगर अच्छी है, आपके पेपर्स कंप्लीट है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके पेपर्स में खामी है, आप गाइडलाइन में नहीं आते हो, तो कोई भी हो वो आपकी स्कॉलरशिप आपको नहीं दिला सकता। तो वही रीजन था कि वो लोग झगड़ा किया या जो कुछ भी किया उन लोगों ने। तो बच्चों को थोड़ी ना पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हर एक डिस्ट्रिक्ट बिहार में भी है ये, और हमारे जम्मू कश्मीर में भी है स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो कुछ ऐसा उसमें लाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये स्कीम लाई उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर्स के अंदर ग्रेटर कश्मीर हो, आफ्ताब हो, उसमें बाज़ाब्ता निकाला कि बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट किया, पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया कि जो भी आपको कह रहा है कि मैं आपको स्कॉलरशिप दिला सकता हूं, उसके क्रेडेंशियल्स आप चेक कीजिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती थी, मगर बदकिस्मती है कि हमारे लोग उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जहां अगर कोई ये कह दे कि हाँ आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो या 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपका ये काम कर दूं, तो उस पर भरोसा कर लेंगे। अगर ये कह दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर मैं आपकी मदद कर, तो उसको ये सोचते कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, शायद इसमें कोई गड़बड़ है। मगर वो ये नहीं सोचते अगर इसमें गड़बड़ है तो आपसे कुछ ले थोड़ी रहा है, आपको वो धोखा देगा क्यों? धोखा कोई तभी देता है जब उसको कोई फायदा हो। इसमें तो उसका कोई फायदा नहीं, तो वो आपको धोखा क्यों देगा? मगर वो उसको नहीं प्रेफर करते, वो प्रेफर उसको करते जो उनसे कहते हैं कि आप मुझे इतना दे दो और उतना दे दो, मैं आपका ये काम कर। उसे उनको लगता हाँ ये मेरे से पैसे मांगे, शायद ये मेरा काम करा, मगर एक्चुअली होता क्या है कि वो कुछ नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट जो पार्लियामेंट चुनाव आपने लड़ा उसके बाद अपनी एक तंजीम लॉन्च की जम्मू कश्मीर में, तो क्या वजूहात थी? बहुत सारी पार्टीज थी यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस में आप खुद भी रही थी, तो क्या वजूहात थी? आपने एक नई प्लेटफॉर्म आपने बनाया, नया प्लेटफॉर्म बनाया, इनवाइट किया, लोगों को दावत दी आने के लिए, तो क्या वजूहात थी? मैंने वही आपसे कहा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, क्योंकि मैंने अल्लाह के फजल से उस खानदान में जन्म लिया जहां मैंने हर एक चीज़ देखी, हर एक चीज़ का लुत्फ उठाया, दुनिया ही ऐश अशरत का भी लुत्फ उठाया, हर एक। मगर उसके बाद मुझे ये रहा कि क्या हम अपने लोगों को डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या हम अपने लोगों को राहत पहुंचा पा रहे हैं? तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक तंजीम उसकी एक पॉलिटिकल सोच है, दूसरी तंजीम की दूसरी पॉलिटिकल सोच है, मगर कश्मीर सेंट्रिक, जम्मू कश्मीर सेंट्रिक सोच बहुत कम नजर आई मुझे। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहां एक आम कश्मीरी जिसका कोई पीछे माए बाप नहीं है, जिसे कहते हैं जिसको किसी का आशीर्वाद नहीं है, तो वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इसी वजह से मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आने वाले 10 साल में आप किस नजरिए से पॉलिटिक्स को देखना चाहेंगे? आने वाले सालों में मैं कश्मीर को एक डेवलप्ड कश्मीर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट यहाँ का जो यूथ है, क्योंकि यहाँ का यूथ में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड के किसी भी ब्रांड को या वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्ट या अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, मगर उसको एक्सपोजर नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि वो जो हमारा जम्मू कश्मीर का बच्चा है या यूथ है, वो ऐसी जगह पहुंच जाए जहां वो ही इज नो मोर ए बेगर बट ए गिवर। दैट्स ऑल। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मसला है, अलगाववादी नेता भी यहाँ पे रोज ना कोई कमिट नहीं करते, तो कैसे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेबल रखने के लिए कैसे लगता है आने वाले सालों में कैसे टिक पाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, आपका कहना है कि यहाँ सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियंस भी हैं, यहाँ मॉडरेट पॉलिटिशियंस भी हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी हैं। तो मैंने कहा ना, काम कश्मीर में करना है कश्मीर को सोचकर। आप किसी एक सोच को लेकर नहीं काम करना है। एक आम कश्मीरी क्या चाहता है,
ये पार्टी उसलिए आई है। और इंशाअल्लाह मैं ये बड़े बड़े दावे तो नहीं करूंगी, मगर ये मैं जानती हूँ कि हम जितना भी काम करेंगे छोटा ही करें, मगर कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे। तो क्या लगता है आपको युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? हाँ, यूथ को बहुत आगे बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि असली में अगर देखा जाए तो आने वाले 10 सालों में कश्मीर कैसा होगा या होना चाहिए, वो एक आम यूथ की नजर से हमें देखना, उसके वी हैव टू स्टेप इनटू हिज शूज। क्योंकि हो सकता है 10 साल बाद मैं ना हूं, या 10 साल बाद हमारा कोई बड़ा लीडर ना हो, जैसे आज मुफ्ती साहब थे, आज नहीं है, मगर अगर एक यूथ को उन्होंने ग्रूम किया होता तो वो उनकी तंजीम को आज से 10 साल बाद वो कश्मीर कैसा देखना चाहता, वो आगे आगे होता। मगर इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि वो यूथ आगे आए, लेट द यूथ टेक द फर्स्ट स्टेप, वो आगे आए, पहला प्लेटफॉर्म यूथ ले, हम उसको पीछे से जो सीनियर लीडर्स हैं वो पीछे से उनको गाइड करें, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है जिंदगी का, इनके पास स्पिरिट है काम करने का। लेट देम मेक टुगेदर एंड वर्क फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे देश में आपके नाम के चर्चे हैं, बहुत काम किया है आपने, अवार्ड भी बहुत हासिल किए हैं आपने, तो आगे वाले चंद सालों में मिशन क्या रहेगा? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर की पार्टी हिंदुस्तान के बाकी खित्तों में भी पहुंच जाए, और जिस तरह से हमारे कश्मीर के अंदर दिल्ली से, यूपी से, बिहार से पार्टियां आती हैं और वो अपने यहाँ कैंडिडेट्स खड़े करती हैं। आप जैसे देखिए, लालू जी की पार्टी के कैंडिडेट्स यहाँ खड़े हो जाते हैं, ये क्या नाम है इसका, आपका रामविलास पासवान जी की पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, मायावती जी के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो या बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर की पार्टी के कैंडिडेट्स बाहर के स्टेट्स में खड़े हो? तो आपको ऑफर भी आई है यूपी में, आपको ऑफर भी, आप अपनी पार्टी को लाइए? जी हाँ, आई है मुझे ऑफर। तो क्या लगता है आपको यूपी में आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? यूपी में एक्चुअली मुझे इलाहाबाद से और रामपुर से दावत आई है कि आप अपनी पार्टी को यहाँ लाएं। तो वो बेसिकली उनका ये कहना है कि यूपी के अंदर एक 30% मुस्लिम वोटिंग पावर है, और उनका ये कहना है कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं यूपी के अंदर, वो किसी न किसी पार्टी के अंदर है, जैसे बसपा हुआ या सपा हुआ, मगर वो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कहीं नहीं है। दे हैव टू गो थ्रू द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट, whereas they are not at the helm of affairs। यहां वो कहते हैं कि यहां एज ए मुस्लिम आप खुद एक पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और आप एक ऐसा फेस हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम भी कर रहा है और उनको अंडरस्टैंड भी कर सकता है, तो इसलिए वो इस पार्टी को वहां बुलाना चाहते हैं। तो आखिर में चाहेंगे तो आपका मैसेज क्या रहेगा पूरे देश भर में और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए? मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो यूथ के ऊपर है, वो हिंदुस्तान का यूथ हो या जम्मू कश्मीर का यूथ हो। यूथ ही किसी भी सोसाइटी का बैकबोन होता है, और मेरी हमेशा जवानों से ये रहेगी कि अपनी ताकत को पहचानो। हमारे यूथ की इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को इतना जल्दी बदलाव ला सकती है कि अगला सोच भी नहीं सकता है। लेट अस बिकम गिवर्स, डोंट बिकम टेकर्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये थी सरपरस्त आला ऑल इंडिया सेंटर फॉर अर्बन रूरल डेवलपमेंट और अवामी इत्तेहाद फ्रंट के सरपरस्त आला राबिया बाजी जी। इनसे हमने बातचीत की, अपने तासुरात हमारे साथ शेयर किए। दीजिए अपने पूरे टीम को इजाजत। कैमरामैन आदिल बशीर, मंजूर सोफी और जाय डार के साथ मैं शाकिर कुछ, CN न्यूज़ श्रीनगर कश्मीर।